हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी इंग्लिश एग्जाम से रिलेटेड 2016 के पेपर को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न पत्र में टोटल 125 क्वेश्चंस हैं एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो हियर बिगिंस आवर क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर परसिवेरेंस की 4 स्पेलिंग्स दी गई हैं दोस्तों, जिनमें से फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। परसिवेरेंस वो शब्द होता है दोस्तों जिसका अर्थ होता है दृढ़ता, तप या फिर परिश्रम, जिसके बिना हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते दोस्तों। एंड हियर इज इट्स यूसेस। परसिवेरेंस इज द ओनली रोड टू सक्सेस। परिश्रम ही हमें सफलता तक ले जाने वाली रोड है दोस्तों। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। इसमें हमें हेमरेज की स्पेलिंग दी गई है दोस्तों एंड द थर्ड वन इज द करेक्ट वन एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज हैवी रिलीज ऑफ ब्लड, जिसको हम रक्त स्राव या रक्त का बहना बोलते हैं दोस्तों। और इसका प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, द पेशेंट डाइड ऑफ एक्यूट सेरेब्रल हेमरेज। सेरेब्रल मीन्स हेयर ब्रेन। द थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्पेलिंग एंड हियर द स्पेलिंग गिवन इज एकोमोडेट। इसमें डबल सी और डबल एम आता है दोस्तों, और एकोमोडेट का अर्थ होता है दोस्तों टू प्रोवाइड स्पेस और टू प्रोवाइड समथिंग डिजायरेबल, अर्थात किसी को या तो जगह प्रदान करना या फिर कोई ऐसी चीज देना जिसकी उसे जरूरत है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं दे वर काइंड एनफ टू एकोमोडेट मी विद अ राइड टू द ट्रेन स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एफ्लोरेसेंस की स्पेलिंग दी है दोस्तों एंड द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। और इस शब्द का बहुत अच्छा प्रयोग हमें इस वाक्य में देखने को मिलता है। वी वॉच्ड हर एफ्लोरेसेंस फ्रॉम अ गर्ल इनटू अ यंग वुमन। इट ब्रिंग्स मी टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रेमिनिसेंट इज द ऑप्शन डी। रेमिनिसेंट मीन्स दैट रिमाइंड्स ऑफ समवन और समथिंग, अर्थात याद दिलाने वाला। एंड हियर इज इट्स यूसेस। द वे ही लाफ्ड वाज स्ट्रांगली रेमिनिसेंट ऑफ हिज फादर। जिस तरीके से वो हंसा उसने हमें उसके पापा की याद दिला दी। तो अभी तक हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों, जिनमें हमारी ये 5 स्पेलिंग्स आई थी। एक बार फिर से इन स्पेलिंग्स पर नजर डाल लेते हैं। स्पेलिंग्स अच्छे से तब याद होती हैं दोस्तों जब उन्हें बार बार लिखा जाता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। हार्डली डैश रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। द ऑप्शन बी हैड शी इज द राइट वन फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए हमें 3 टाइप्स के सेंटेंसेस को जानना जरूरी है दोस्तों। नंबर 1, the sentences beginning with as soon as. Number 2, sentences beginning with no sooner did. और तीसरे तरीके के sentences वो sentences हैं दोस्तों जो hardly had से शुरू होते हैं। अगर आपको बोलना है जैसे ही वह अपने घर पहुंची वर्षा होने लगी, तो आप दोनों क्लॉजेज में सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हुए बोलेंगे एज सून एज शी रीच्ड हर होम इट बिगेन टू रेन। अब अगर आपको नेगेटिव का प्रयोग करते हुए इसी बात को कहना है तो आप एज सून एज वाले वाक्य में 3 परिवर्तन करेंगे दोस्तों। फर्स्ट चेंज, एज सून एज की जगह आप नो सूनर डिड लगाएंगे, और फिर एज सून एज के बाद वाली क्लॉज में आई सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, और तीसरा चेंज कॉमे की जगह पर THAN वाला देन लगा कर किया जाएगा दोस्तों।
तो हमारा वाक्य हो जाएगा नो सूनर डिड शी रीच हर होम देन इट बिगेन टू रेन। इस वाक्य का अर्थ हो गया दोस्तों, वो घर अच्छे से पहुंची ही नहीं थी कि वर्षा होने लगी। थर्ड टाइप में वाक्य को हार्डली हैड से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और पहली क्लॉज के बाद व्हेन का प्रयोग होता है। तो हमारा वाक्य बन जाएगा हार्डली हैड शी रीच्ड हर होम व्हेन इट बिगेन टू रेन। इट मीन्स वो मुश्किल से ही घर पहुंची थी जब वर्षा होनी प्रारंभ हो गई। तीनों वाक्यों का अर्थ सेम ही है दोस्तों, लेकिन इनकी बनावट अलग अलग है। हमें तीनों टाइप्स को दिमाग में रखना है दोस्तों। द सेंटेंस बिगिनिंग विद एज सून एज, नो सूनर डिड एंड हार्डली हैड। लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 7th। द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब। ऑप्शन ए हाउ आई हैड इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। बाकी तीनों ऑप्शंस में हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं दोस्तों, उनमें क्वेश्चन वर्ड के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब आती हैं या फिर मेन वर्ब। उदाहरण के लिए हाउ आर यू, हु डिड दिस वर्क। और अगर क्वेश्चन वर्ड क्लॉजेज के बीच में कंजंक्शन के रूप में आता है दोस्तों, तो इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट का ही प्रयोग होता है। Here are some examples. He asked me where I was going. The boss wanted to know how I had done the job. इसी रूल को और सरल शब्दों में बोले दोस्तों, तो क्वेश्चन वर्ड के बारे में हमें ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। Sometimes it is followed by helping verb when it comes right in the beginning, and sometimes it is followed by subject when it comes in between the clauses. Let's move on to question number 8th now. I wish I dash a king. Option A is the correct one friends, क्योंकि wish और imagination को शो करने के लिए helping verb were का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको बोलना है काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो आप बोलेंगे आई विश आई वर द PM। अगर आपको बोलना है अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इनटू द स्काई। इट ब्रिंग्स मी टू आवर क्वेश्चन नंबर 9। डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन शी सेड। इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। द राइट वन इज शी वांट द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया गया सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच यहां पर इंपेरेटिव में है दोस्तों। और अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव में दी होती है तो प्रोनाउंस में तो हम चेंज करते ही करते हैं, और इसके अलावा वर्ड्स शोइंग नियरनेस को डिस्टेंस दिखाने वाले वर्ड्स में भी बदला जाता है। इन दोनों परिवर्तनों के अलावा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के हिसाब से हम इनडायरेक्ट के रूल को भी बदलते हैं, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम सेंटेंस के बदलने के साथ कैसे बदलते हैं जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एसर्टिव में होता है दोस्तों, तो हम सेड का सेड ही रहने देते हैं और सेड टू का टोल्ड कर देते हैं, और साथ में कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता है तो सेड एंड सेड टू आर कन्वर्टेड इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ, और कंजंक्शन के रूप में इफ, वेदर या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपेरेटिव में होता है तो हम ऑर्डर्ड, वांट, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, एडवाइज्ड, फॉरबिड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड या आस्क्ड का प्रयोग करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दी गई रिपोर्टेड स्पीच भी इंपेरेटिव में ही है दोस्तों, इसीलिए तो आर ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि इसी में ही सेड और सेड टू का बैग्ड हुआ है और दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम टू ने किया है।
It brings me to our question number 11 now. The meaning of the idiom a broken reed is, the correct answer is unreliable. We cannot rely on him as he is a broken reed. हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि वह एक अविश्वसनीय व्यक्ति है। अगर दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचे दोस्तों तो हम जानेंगे फ्यूटाइल एफर्ट यानी कि निरर्थक प्रयास के लिए हमारे पास ईडियम है अ वाइल्ड गूस चेस, और वेरी रेयरली कभी कभार होने वाली घटना के लिए हम यूज करते हैं वंस अंडर द ब्लू मून का, और सडन ग्रेट शॉक के लिए वी हैव द ईडियम बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो हमारे 4 ईडियम्स हो गए हैं दोस्तों, अ ब्रोकन रीड, अ वाइल्ड गूस चेस, वंस अंडर द ब्लू मून एंड बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूस इज, द करेक्ट आंसर इज गैंडर। गूस का मतलब बत्तख होता है दोस्तों, और जिसका मैस्कुलिन गैंडर होता है। अगर बाकी के ऑप्शंस पे नजर डालें दोस्तों तो हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 13 इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से संबंधित कौन सा नियम सही नहीं है। दी ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन फ्रेंड्स, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने पर हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देते हैं, अर्थात विल का वुड कर दिया जाता है, ना कि शैल। रेस्ट ऑफ द 3 चेंजेस आर करेक्ट। अब क्वेश्चंस में दिए हुए दूसरे ऑप्शंस के बारे में जानते हैं दोस्तों। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें ज्यादातर 3 चेंजेस करने होते हैं दोस्तों। पहला रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज, दूसरा प्रोनाउंस में चेंज, और तीसरा चेंज नियरनेस को दिखाने वाले वर्ड्स में किया जाता है दोस्तों। अब इन तीनों चेंजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा और जान लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज दे आर टेकिंग टी, ही सेज दैट दे आर टेकिंग टी। शी विल से Mohan has completed the work. She will say that Mohan has completed the work. रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज तब करते हैं दोस्तों जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होने पर उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला जाता है दोस्तों। ऐसे ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं दोस्तों। इसके अलावा मॉडल्स में भी चेंज करना होता है दोस्तों, जैसे विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट एंड एटसेट्रा। तो टेंस में होने वाले चेंजेस को जान लेने के बाद आइए अब प्रोनाउंस में होने वाले परिवर्तन पे भी नजर डालते हैं। उसके लिए हमें पर्सन्स का ध्यान रखना होता है दोस्तों। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, माई, मी, वी, अवर, अस का प्रयोग होता है दोस्तों, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यानी कि यू, योर, यू का प्रयोग होता है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में आए थर्ड पर्सन में तो हम कोई परिवर्तन ही नहीं करते हैं दोस्तों। तो अभी तक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय 3 चेंजेज में से 2 चेंजेज के बारे में हम जान चुके हैं दोस्तों। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, जिसमें नियरनेस दिखाने वाले वर्ड्स को डिस्टेंस दिखाने वाले वर्ड्स में बदल दिया जाता है। हियर इज द लिस्ट and you can go through it friends on your own. Next question is, in the formation of nouns from verbs which of the following is not correct? B ऑप्शन सही है दोस्तों, क्योंकि verb abdicate से noun
एब्डिकेशन बनता है, ना कि एब्डक्शन। अब बाकी के ऑप्शंस पर भी नजर डाल लेते हैं दोस्तों। यहां पर हमें वर्ब दी हैं और वर्ब से बनने वाले नाउन भी। और वर्ब उस एक्शन या कार्य को कहते हैं दोस्तों जिनकी सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि उनके लास्ट में ना आता है। तो हमारा पहला वर्ड है एब्डिकेट, मीन्स त्यागना। और एब्डिकेट से नाउन बन गया है दोस्तों एब्डिकेशन, मीन्स त्याग। ऐसे ही एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना या अंगीकृत करना, एंड एडॉप्शन मीन्स अंगीकरण। द लास्ट वन इज अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स दिखावा करना या प्रभाव डालना, और अफेक्टेशन का मतलब होता है दोस्तों दिखावा। इट ब्रिंग्स मी टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 15th क्वेश्चन फिर से स्पेलिंग से रिलेटेड आ गया है दोस्तों। इसमें पहले वाली स्पेलिंग रॉन्डेडो इज द करेक्ट वन फ्रेंड्स। रॉन्डेडो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है दोस्तों मीटिंग और डेट, या फिर मिलने की जगह या मीटिंग पॉइंट को भी रेंडेडो ही कहा जाता है दोस्तों। हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 16th नाउ, एंड दिस क्वेश्चन is related to narration और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें हमें 4 रूल्स दिए हैं जिसमें से लास्ट वाले ऑप्शन को छोड़कर सारे ही सही हैं। डी ऑप्शन इसलिए सही नहीं है दोस्तों क्योंकि हमने ये बात पहले भी की थी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउंस में तो परिवर्तन होता ही है, साथ में नियरनेस शो करने वाले वर्ड्स को डिस्टेंस शो करने वाले वर्ड्स में भी बदल दिया जाता है। सो हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। हियर इज द लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स विच शो नियरनेस एंड आर चेंज्ड इनटू द वर्ड्स showing distance. It brings me to our question number 17 now. Which of the following statements is not correct with reference to English grammar? B is the correct answer friends. Nominative case वो केस होता है दोस्तों जो वाक्य की फाइनाइट वर्ब से अटैच रहता है। आइए अब ग्रामर के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक केसेस के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। केसेस नाउन और प्रोनाउन के ग्रामेटिकल फंक्शन को दिखाते हैं दोस्तों, और मुख्य रूप से 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेटिव केस। सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में हमें यूज करना होता है, जैसे ही। ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउंस का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, जैसे कि हिम। पजेटिव केस वो होता है दोस्तों जिसमें हमें अपने की अंग्रेजी दिखानी होती है, जैसे कि ही के अपने की अंग्रेजी हिज। हियर इज द चार्ट रिलेटेड टू दैट। इन 3 केसेस के अलावा देयर इज वन मोर केस कॉल्ड वोकेटिव केस। तो अब 3 के साथ एक और केस जुड़ गया दोस्तों, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस को पहचानना बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें किसी पर्सन को एड्रेस किया जाता है, जैसे मोहन कम हियर। आई होप केसेस के बारे में इतनी जानकारी आपके समझ आ गई होगी। हियर कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? द लास्ट वन ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट फ्रेंड्स, क्योंकि प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, और वो वर्ड्स जो नाउन्स या प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। इट बिस्टोज अ क्वालिटी और फीचर टू नाउन्स और प्रोनाउंस। अब बाकी ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स के अंतर्गत कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स आते हैं। Cardinal means 1, 2, 3, etc. and ordinal means first, second, third, etc. Partitive भी एक एडजेक्टिव का ही काइंड है दोस्तों। इसमें 1, 2, 3 पूरे ना आकर
उनका पोर्शन या फिर उनका पार्ट आता है, जैसे हाफ ऑरेंज, 1/3 ऑफ चीज एटसेट्रा। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के बारे में तो हम सब जानते ही हैं दोस्तों। इसमें किसी भी चीज के काइंड और कंडीशन को डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे आई हैव अ नाइस कार, आई एम हंग्री। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। क्वेश्चन नंबर 19th। इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस, द अंडरलाइन वर्ड टीचिंग इज, द करेक्ट आंसर इज वर्बल नाउन। वर्बल नाउन उस नाउन को कहा जाता है दोस्तों जो वर्ब से बनते हैं। इस वाक्य में आया हुआ नाउन टीचिंग वर्ब टीच यानी कि पढ़ाना से बना है, इसीलिए तो वर्बल नाउन इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में कौन सा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है? द लास्ट ऑप्शन D1 is incorrect friends, because the sole purpose of primary auxiliary verb is not to demonstrate the supersegmental feature of expression। auxiliary verbs पर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं दोस्तों। दो तरीके की auxiliary verbs होती हैं, primary auxiliary verb और modal auxiliary verbs। primary auxiliary verbs में तो तीन ही verbs आती हैं दोस्तों, be, have और do। और modal auxiliaries की बात यानी कि will, would, shall, should, can, could की बात हम अभी नहीं बाद में करेंगे दोस्तों। Our focus is gonna be on primary auxiliary verb। अब इन primary auxiliaries की प्रमुख विशेषताओं पे भी नजर डालते हैं दोस्तों। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर टाइम यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को दिखाने के लिए करते हैं दोस्तों। लाइक आई एम वॉचिंग क्रिकेट ऑन टीवी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमें यह बताती है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी कैन बी यूज्ड एज द मेन वर्ब एंड हियर आर द एग्जांपल। आन्या इज अ गुड डांसर। यहां पर इज यानी कि बी के एक फॉर्म का प्रयोग दोस्तों मेन वर्ब के रूप में हुआ है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है कुलदीप डज हिज होमवर्क डेली। प्राइमरी ऑक्सिलरीज की तीसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है दोस्तों कि दे कैन बी यूज्ड एज इंफिनिटिव्स। और सरल शब्दों में बोले तो हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब से पहले टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। लाइक बी का हम टू बी, डू का टू डू और हैव का टू हैव भी कर सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल शी वॉन्ट्स टू बी एन IAS ऑफिसर। सुपर सेगमेंटल फीचर ऑफ एक्सप्रेशन के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग तो कभी कभार ही होता है दोस्तों। सुपर सेगमेंटल फीचर ऑफ एक्सप्रेशन तो वो होता है जिसमें हम स्ट्रेस, टोन या वर्ड जंक्चर्स का प्रयोग करके लैंग्वेज को सजाने का काम करते हैं, जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का मुख्य कार्य नहीं है दोस्तों। इट ब्रिंग्स मी टू आवर क्वेश्चन नंबर 21st। Which of the following is an example of indirect personal pronoun reflexive? क्योंकि यहां पर indirect personal pronoun reflexive की बात हो रही है दोस्तों, तो हमारा सही जवाब myself नहीं to myself होगा दोस्तों। A reflexive pronoun is normally used when the object of a sentence is the same as the subject. Each personal pronoun such as I, you, he and she has its own reflexive forms. Here is the list. Question number 2 का A part, we rarely see a lion is correct friends। हालांकि rarely और scarcely एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं यानी कि सिनोनिम होते हैं, लेकिन यहां पर प्रयोग rarely का ही होगा दोस्तों, because it is the one which shows the adverb of frequency। और यहां पर हमें adverb of frequency को ही दिखाना है दोस्तों, इसीलिए rarely is the correct answer। Question number 23, the grammatically incorrect sentence is we went near the station। यहां पर near की जगह to आता तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता दोस्तों। इन द फर्स्ट सेंटेंस इंक से पहले
प्रेपोजिशन इन आया है जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, क्योंकि पेन या किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट से पहले तो विद आता है, लेकिन पेंसिल या इंक से पहले प्रेपोजिशन इन का प्रयोग होता है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन में मोमेंट को शो करने के लिए प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। और लास्ट वाले सेंटेंस में फेवरेट के बाद प्रेपोजिशन विद का प्रयोग भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24 नाउ। Which of the following pairs is mismatched? Here option B and D both are correct friend। क्योंकि ऑप्शन B एक कंपाउंड नहीं सिंपल प्रेपोजिशन है दोस्तों, और ऐसे ही इन लिeu ऑफ भी एक पार्टिसिपल प्रेपोजिशन नहीं है। पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस तो वो होते हैं दोस्तों जिनमें पार्टिसिपल्स बनते हैं, और हम जानते ही हैं प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल्स में थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, और जब भी हम थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म वाले प्रेपोजिशंस को देखें तो उसे ही पार्टिसिपल प्रेपोजिशन समझें। सिंपल प्रेपोजिशन का वो साधारण रूप होता है दोस्तों जिसमें छोटे छोटे वर्ड आते हैं, जैसे एट, बाय, अस, ऑफ। ऑप्शन में दिया गया ऑफ एक सिंपल प्रेपोजिशन है दोस्तों, ना कि कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब आप पूछेंगे कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या आता है, तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, कंपाउंड प्रेपोजिशंस तो वो प्रेपोजिशंस होते हैं दोस्तों जो कि कोई प्रीफिक्स जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे अराउंड, अक्रॉस, एटसेट्रा। दूसरा प्रेपोजिशन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों वो है डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन। वर्ड डिस्गाइज का मतलब होता है छिपा हुआ। ये वो प्रेपोजिशंस होते हैं दोस्तों जो अक्सर छिपे हुए रूप में रहते हैं। आ और ओ को डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन कहा जाता है दोस्तों। हियर इज द टेबल ऑफ प्रेपोजिशंस। तो आप जल्दी से इन टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस पर नजर डाल लीजिए दोस्तों। 25th क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, एंड द आंसर इज ए पार्ट, योर्स सिंसियरली। ये वो एक्सप्रेशन है दोस्तों जिसका प्रयोग हम लेटर के अंत में करते हैं, जैसे योर्स लविंगली, योर्स फेथफुल्ली, योर्स सिंसियरली। हमें याद रखना होता है जब भी हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ड के लास्ट में ly लगाते हैं, तो हमें पॉजिटिव केस के लास्ट में भी s का प्रयोग करना होता है दोस्तों। जैसे लविंगली में हमने ly लगाया है तो योर में योर्स लगाया, और ऐसा ही हमने फेथफुल्ली और सिंसियरली के साथ भी किया है दोस्तों। तो आज की क्लास में यूपी टीजीटी के 2016 में आए हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस की भी बात करेंगे दोस्त। धन्यवाद।